हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन कुमार। ट्रांसफार्मर लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। पिछले वीडियो के अंदर हम लोग देखे थे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विथ बाइंडिंग रेजिस्टेंस, यानी बाइंडिंग का रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग देखे थे। बाइंडिंग का रेजिस्टेंस रहेगा तो उसका परफॉर्मेंस में क्या इफेक्ट करेगा। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विथ लीकेज फ्लक्स, यानी फ्लक्स लीकेज करता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले समझिए लीकेज फ्लक्स होता क्या है। तो ऐसा फ्लक्स जो डिजायर पाथ को फॉलो ना करके सराउंडिंग से लीक करके अपना पाथ पूरा कर लेता है, उसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। देखिए, एक होता है म्यूचुअल फ्लक्स और एक होता है लीकेज फ्लक्स। म्यूचुअल फ्लक्स वैसा फ्लक्स होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बाइंडिंग को कट करता है या लिंक करता है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स। वैसा फ्लक्स जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बाइंडिंग को कट करता है या लिंक करता है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स। या इसी को बोल सकते हैं वैसा फ्लक्स जो डिजायर पाथ, यानी जो हम लोग चाहते हैं उस पाथ को फॉलो करता है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस हो वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को कट करे या लिंक करे। तो वैसा फ्लक्स जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बाइंडिंग को कट करे या लिंक करे उसको म्यूचुअल फ्लक्स बोलेंगे। या वैसा फ्लक्स जो डिजायर पाथ को फॉलो करे उसको म्यूचुअल फ्लक्स बोलेंगे। अब देखते हैं लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स वैसा फ्लक्स जो या तो सिर्फ प्राइमरी या तो सिर्फ सेकेंडरी को कट करे तो उसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। वैसा फ्लक्स जो सिर्फ प्राइमरी बाइंडिंग को या सिर्फ सेकेंडरी बाइंडिंग को कट करेगा या लिंक करेगा तो उसको बोलेंगे लीकेज फ्लक्स। तो वैसा फ्लक्स जो सिर्फ प्राइमरी को लिंक करेगा या कट करेगा उसको बोलेंगे लीकेज फ्लक्स φ11, मतलब लीकेज फ्लक्स ड्यू टू बाइंडिंग 1, लीकेज फ्लक्स ड्यू टू बाइंडिंग 1 यानी φ11। और वैसा फ्लक्स जो सिर्फ बाइंडिंग 2 को यानी सेकेंडरी बाइंडिंग को कट करेगा उसको दिखाएंगे φL2 से, लीकेज फ्लक्स इन बाइंडिंग 2। अब देखिए, हम लोग समझते हैं कि लीकेज होता क्यों है, फ्लक्स लीक क्यों करता है। अब हम लोग समझते हैं कि फ्लक्स लीक क्यों करता है। तो इसके लिए हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है, इससे आप समझिए, इसके बाद हम इसको समझाएंगे। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ से आई करंट जा रहा है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि टोटल करंट R1 में जाए। क्या चाह रहे हैं? टोटल करंट R1 में जाए, R2 में कोई भी करंट ना जाए। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा कि टोटल करंट R1 में जाएगा, R2 में कोई करंट नहीं जाएगा। तो टोटल ये तब पॉसिबल होगा यानी R2 से कोई रेजिस्टेंस ना कोई करंट ना जाए, यानी इस रेजिस्टेंस से कोई करंट ना जाए। ऐसा कब पॉसिबल होगा? ऐसा पहला केस तब पॉसिबल होगा जब इसका कोई बाइंडिंग रेजिस्टेंस ही नहीं होगा, यानी ये इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तब पूरा का पूरा करंट फ्लो होगा इससे, यानी इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यानी कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। उस केस में इससे कोई करंट नहीं जाएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि इसमें कोई करंट नहीं जाए, तो दूसरा केस ये हो सकता है कि R2 का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए। क्या बोल रहे हैं? R2 का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, यानी इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, उस केस में भी इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। लेकिन अगर R1 का वैल्यू बहुत स्मॉल है और R2 का वैल्यू बहुत अधिक है तो उस केस में करंट कम जाएगा, इसमें बहुत कम जाएगा, बट करंट जाएगा। अब R1 और R2 में करंट एक सेम रेशियो में डिवाइड होगा, यानी करंट I का वैल्यू बढ़ेगा तो दोनों में करंट का वैल्यू बढ़ेगा। अब इसमें समझिए, हम लोग क्या बोले, सबसे पहला कंडीशन इसमें करंट नहीं जाने के लिए, पहला कंडीशन ये बोले कि इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाए या तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए, उसी केस में इससे कोई करंट नहीं जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि लीकेज फ्लक्स होता क्यों है। तो हम लोग बीच में, यानी दोनों बाइंडिंग के बीच में हम लोग क्या प्रोवाइड कराए हैं? कोर प्रोवाइड कराए हैं। कोर किस लिए प्रोवाइड कराए हैं? ताकि कोर का जो रिलक्टेंस होता है वो लो होता है, जिससे फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स दोनों बाइंडिंग को कट कर सके या लिंक कर सके। लेकिन हम लोग कोर प्रोवाइड कराए हैं तो रिलक्टेंस कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, लेकिन जीरो नहीं ना हुआ है। बहुत कम हुआ है लेकिन जीरो नहीं हुआ है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स पास करेगा, टोटल फ्लक्स नहीं पास करेगा। अब देखते हैं
किससे ये लीक कर रहा है, ये सराउंडिंग से लीक कर रहा है, यानी एयर से लीक कर रहा है। फिर आप लोग जानते होंगे एस इक्वल टू एल म्यू बाई ए, एस इक्वल टू म्यू एल बाई ए। एयर के लिए म्यू का वैल्यू म्यू आर इंटू म्यू नोट। एयर के लिए म्यू आर का वैल्यू क्या होता है, एयर के लिए म्यू आर का वैल्यू 1 होता है, यानी एयर का रिलक्टेंस बहुत अधिक होगा। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि एयर का रिलक्टेंस बहुत अधिक होगा लेकिन इनफाइनाइट नहीं होगा। एयर का रिलक्टेंस बहुत अधिक होगा लेकिन इनफाइनाइट नहीं होगा। तो एयर से होकर के फ्लक्स पास होगा, वो जीरो नहीं होगा, बहुत कम होगा, जीरो नहीं होगा। फिर से समझिए क्या बोल रहे हैं हम लोग। वो इसमें क्या बोले कि इससे कोई करंट नहीं जाने के लिए, इससे कोई करंट नहीं जाने के लिए दो कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन ये हो सकता है कि इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, उस कंडीशन में टोटल का टोटल करंट इससे चला जाएगा। दूसरा कंडीशन ये हो जाए कि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए, यानी R2 का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए, तो उस कंडीशन में भी इससे कोई करंट नहीं जाएगा। तो उसी चीज़ को हम लोग फ्लक्स के केस में अप्लाई करते हैं। फ्लक्स को भी पास होने के लिए दो पाथ है, एक है आयरन कोर और एक है एयर से, यानी सराउंडिंग से। तो या तो एयर कोर का रिलक्टेंस जीरो हो जाए, यानी कोई अपोजिशन ही प्रोवाइड ना करे, उस केस में टोटल का टोटल फ्लक्स इससे पास होगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि जो एयर है उसका रिलक्टेंस इनफाइनाइट हो जाए, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एयर का रिलक्टेंस बहुत अधिक होता है लेकिन इनफाइनाइट नहीं होता है। तो जो लीकेज फ्लक्स होगा, यानी जो एयर से होकर के या सराउंडिंग से होकर के अपना पाथ पूरा करेगा, उसका वैल्यू कम होगा लेकिन होगा। तो यहाँ से हम लोग देखें कि लीकेज फ्लक्स होता क्यों है। अब इसका हम लोग इफेक्ट देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स का क्या इफेक्ट पड़ता है ट्रांसफार्मर पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, ट्रांसफार्मर को नो लोड पे किए। तो नो लोड पे किए हैं तो उस कंडीशन में I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू I0 हो जाएगा। क्योंकि I0 का वैल्यू बहुत कम होता है तो इस कंडीशन में प्राइमरी फ्लक्स फाई का वैल्यू बहुत कम होगा, प्राइमरी फ्लक्स फाई का वैल्यू बहुत कम होगा। तो इस कंडीशन में जो लीकेज होता है प्राइमरी वाइंडिंग में, जिसको बोल रहे हैं प्राइमरी लीकेज फ्लक्स, सेकेंडरी में लीकेज जो होता है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स। तो इस कंडीशन में जो प्राइमरी जो लीकेज हो रहा है, जब प्राइमरी फ्लक्स का वैल्यू भी कम है तो लीकेज का वैल्यू भी कम होगा। तो इस समय हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी लीक कर रहा है बट बहुत कम लीक कर रहा है। अब जब हम ट्रांसफार्मर को लोड करते हैं, लोडेड करते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग लगा दिए लोड को कनेक्ट कर दिए, लोड को कनेक्ट कर दिए तो I2 आएगा, यानी अपोजिट, यानी मेन फ्लक्स यानी प्राइमरी फ्लक्स को अपोज करेगा। तो अपोज करेगा तो उसको सपोर्ट करने के लिए प्राइमरी करंट का वैल्यू बढ़ेगा, प्राइमरी करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो उस कंडीशन में प्राइमरी फ्लक्स का वैल्यू बढ़ेगा। तो ये अब जो प्राइमरी फ्लक्स आ रहा है उसका वैल्यू अधिक होता है। क्या बोल रहे हैं, अब जो प्राइमरी फ्लक्स आ रहा है उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो प्राइमरी फ्लक्स का वैल्यू जब बढ़ेगा तो उस कंडीशन में लीकेज फ्लक्स का वैल्यू बढ़ेगा। अब ये कैसे हुआ, जैसे समझिए यहाँ से करंट ही जा रहा था तो इसका वैल्यू बहुत कम रहेगा, तो इससे जाने वाला, क्योंकि इसका हम लोग रेजिस्टेंस बहुत अधिक मान रहे हैं, तो इससे जाने वाला करंट का वैल्यू बहुत कम होगा। लेकिन अगर इसी करंट का वैल्यू को हम बढ़ा दें, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ा दें, 50 गुना 100 गुना बढ़ा दें, तो इस केस में इससे भी जाने वाला करंट सेम अमाउंट में 50 गुना 100 गुना इससे ही बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। नो लोड के केस में प्राइमरी फ्लक्स है उसका वैल्यू बहुत कम है, तो उस केस में हम लोग लीकेज को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही जब लोड को हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं तो उस कंडीशन में प्राइमरी फ्लक्स और सेकेंडरी फ्लक्स, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में दोनों फ्लक्स सेटअप होता है ना, तो उसका वैल्यू बढ़ रहा है, तो वहाँ से हम लोग लीकेज को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि जो लीकेज फ्लक्स है वो डिपेंड करता है करंट पे, यानी अगर कम अमाउंट में करंट रहेगा तो कम अमाउंट में एमएमएफ सेटअप करेगा वाइंडिंग में और कम अमाउंट में फ्लक्स होगा। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, फाई L1 यानी लीकेज फ्लक्स इन प्राइमरी वाइंडिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, यानी प्राइमरी वाइंडिंग में जो लीकेज फ्लक्स होगा वो डिपेंड करेगा I1 पर,
और फाई L2 यानी लीकेज फ्लक्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग, लीकेज फ्लक्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। यानी प्राइमरी में जो लीकेज फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, और सेकेंडरी में जो लीकेज फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I2 के। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो फ्लक्स है यानी लीकेज फ्लक्स का वैल्यू करंट पर निर्भर करता है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि लीकेज फ्लक्स करंट पर निर्भर करता है, यानी बोल सकते हैं फाई लीकेज यानी लीकेज फ्लक्स लोड करंट पर निर्भर करता है। वही अगर हम मेन फ्लक्स को देखें यानी मेन फ्लक्स फाई, तो ये चीज़ हम लोग देखे थे ट्रांसफार्मर में कि ये लोड करंट पर निर्भर नहीं करता है, यानी मेन फ्लक्स फाई लोड करंट पर निर्भर नहीं करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V/F। ये चीज़ देखे थे ना, फाई या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/F। यानी मेन फ्लक्स वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, लोड करंट पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन लीकेज फ्लक्स करंट पे डिपेंड करता है, लोड करंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ देख लिए। अब हम लोग देखते हैं चूंकि ये फ्लक्स लीक किया है, प्राइमरी में लीक किया फाई L1, प्राइमरी लीकेज फ्लक्स फाई L1, और सेकेंडरी में लीक किया फ्लक्स फाई L2 यानी सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स फाई L2। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं लीकेज फ्लक्स करता क्या है सर्किट में। तो लीकेज फ्लक्स फाई L1 प्राइमरी वाइंडिंग में EMF इंड्यूस करवाता है, जिसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, दिखाते हैं E11 द्वारा। इसी तरह से सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स फाई L2 जो EMF इंड्यूस करवाता है सेकेंडरी वाइंडिंग में, जिसको हम लोग दिखाते हैं EL2 द्वारा। अब इस चीज़ को हमको दिखाना है सर्किट में, यानी इसका सिंबॉलिक फिगर, ट्रांसफार्मर का हमको सिंबॉलिक फिगर बनाना है। देखिए, तो सिंबॉलिक फिगर अगर इसका हम बनाना चाहें, सबसे पहले तो आइडियल ट्रांसफार्मर का सिंबॉलिक फिगर बना लीजिए। ये आइडियल ट्रांसफार्मर का सिंबॉलिक फिगर है। अब इसमें हमको लीकेज फ्लक्स को दिखाना है। तो देखिए, लीकेज फ्लक्स कर क्या रहा है, लीकेज फ्लक्स दो वोल्टेज प्रोड्यूस करवा रहा है, एक E11 और एक EL2। तो E11 और EL2 का नेचर क्या होगा, अगर देखना चाहें तो E11 और EL2 किसके कारण से आ रहा है, तो E11 आ रहा है फाई L1 के कारण से, फाई L1 आ रहा है I1 के कारण से। तो अगर हम इसका फेजर बनाना चाहें, थोड़ा सा फेजर देखिए, अगर इसका हम थोड़ा सा फेजर बनाना चाहें तो कोई भी करंट से मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में, मान ले रहे हैं कि इस डायरेक्शन में करंट है I1, इस डायरेक्शन में करंट है I1, तो इस करंट से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा फाई 1 यानी प्राइमरी फ्लक्स, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। उसी का कुछ पार्ट लीक कर रहा है, उसी का कुछ पार्ट लीक कर रहा है, तो फाई L1 भी इसी डायरेक्शन में होगा, फाई L1 भी इसी डायरेक्शन में होगा। क्या बोल रहा है कि प्राइमरी करंट इस डायरेक्शन में है, तो उसके कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो उसी का पार्ट लीक कर रहा है, तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। अब इस लीकेज फ्लक्स के कारण EMF इंड्यूस हो रहा है, जिसको बोल रहे हैं E11। तो E11 इस लीकेज फ्लक्स से 90 डिग्री लाइक करेगा, तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, I1 करंट से E11 यानी जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो 90 डिग्री लाइक कर रहा है। तो हमको दिखाना है, इस लीकेज फ्लक्स को दिखाना है। तो लीकेज फ्लक्स को कैसे दिखाएंगे, तो हम लोग कुछ ऐसा इसमें ऐड कर देंगे, इसमें कुछ ऐसा ऐड कर देंगे जिससे कि उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो वो करंट से 90 डिग्री लैग हो। तो देखिए, तो यहाँ इसको हम इंडक्टेंस से दिखा सकते हैं, स्मॉल कॉइल से दिखा सकते हैं, क्योंकि कॉइल में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो करंट से 90 डिग्री लैग करता है। फिर से समझिए क्या बोल रहे हैं कि हमको इस चीज को दिखाना था, लीकेज फ्लक्स को दिखाना था। तो लीकेज फ्लक्स सर्किट में क्या रहा था, सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप करा रहा था, वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस करा रहा था या वोल्टेज ड्रॉप जनरेट करा रहा था। तो इस चीज को हमको दिखाना था। तो क्या कि सबसे पहले देखिए कि इसका कारण क्या है। तो E11 का कारण है फाई L1 का कारण है I1। तो हम मान लें कि I1 इस फेजर में है, तो I1 इस फेजर में है, तो इसी फेज में I1 के द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस भी होगा वो भी इसी फेज में रहेगा। तो I1 के द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी इसी फेज में रहेगा, और उसी का कुछ पार्ट लीक कर रहा है, तो फाई L1 भी इसी फेज में होगा, अब फाई L1 से जो EMF इंड्यूस हो रहा है E11,
तो वो फ्लक्स से 90 डिग्री लाइक करेगा, फ्लक्स से 90 डिग्री लाइक करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि E11 I1 से 90 डिग्री लाइक कर रहा है, E11 I1 से 90 डिग्री लाइक कर रहा। तो इस चीज़ को हमको दिखाना था, तो किस चीज़ से दिखाएंगे, तो हम लोग दिखा दिए स्मॉल कॉइल से। कॉइल से क्यों दिखाएं, क्योंकि कॉइल में भी जो होता है, कॉइल में भी जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, जैसे इससे करंट I1 जा रहा है, तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो I1 से 90 डिग्री लाइक करेगा। तो इधर भी अगर हम दिखाना चाहें तो इधर भी दिखा देंगे एक कॉइल, तो इसमें करंट फ्लो होगा I2। यहाँ हम लीकेज फ्लक्स को डिस्कस किए, अच्छे से समझिए। इसका इफेक्ट हम लोग क्या देखें कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E11 और EL2 प्रोड्यूस करवा रहा है। तो वहां से हम लोग देखें कि E11 प्रोड्यूस हो रहा है फाई L1 के कारण, और फाई L1 से 90 डिग्री लाइक कर रहा है, यानी I1 से 90 डिग्री लाइक कर रहा है। तो इसको 90 डिग्री लाइक करने के लिए हम लोग स्मॉल कॉइल से दिखाएं, यानी स्मॉल इंडक्टेंस से दिखाएं। तो इसको बोल देते हैं XL1 प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस, और इसको बोल देते हैं XL2 सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस। क्योंकि ये प्राइमरी लीकेज फ्लक्स के कारण आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस, और ये सेकेंडरी के कारण आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस। अब इस चीज को हम लोग रिफर भी कर सकते हैं, जिस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस का रिफर पढ़े थे, यानी एक तरफ से दूसरे तरफ ले जा सकते हैं, उसी तरह से इसको भी हम लोग रिफर कर सकते हैं सर्किट में, प्राइमरी से सेकेंडरी या सेकेंडरी से प्राइमरी। तो उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हम लोग सेकेंडरी रिएक्टेंस X2 को प्राइमरी तरफ रिफर कर रहे हैं। देखिए X2 को प्राइमरी तरफ लाएं, देखिए इस चीज को फिर यहाँ पे बनाएं, तो X2 को प्राइमरी तरफ लाएं तो उसको X2 डैश लिख रहे हैं। तो रेजिस्टेंस को भी रिफर करते समय हम लोग क्या बोले थे कि रिफर तो कर रहे हैं, बट रिफर करने से ट्रांसफार्मर के परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, परफॉर्मेंस या ऑपरेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो इस कंडीशन में, यानी इधर था तो ये कुछ रिएक्टिव पावर ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो इधर से हम इसको जब इधर लाए यानी यहाँ पर आया है, तो उस कंडीशन में भी रिएक्टिव पावर, सेम रिएक्टिव पावर ऑब्जर्व करना चाहिए। देखिए तो इससे I1 करंट फ्लो कर रहा है, इससे I2 करंट फ्लो कर रहा है, इससे I1 यानी प्राइमरी करंट, इससे I2। देखिए तो इस कंडीशन में कितना रिएक्टिव पावर ऑब्जर्व कर रहा था, I2 स्क्वायर X2। अब इस कंडीशन में कितना रिएक्टिव पावर ऑब्जर्व करेगा, I1 स्क्वायर X2 डैश। तो यहाँ से अगर हम X2 डैश निकालना चाहें तो X2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 बाई I1 के स्क्वायर इंटू X2। यहाँ से अगर लिखना चाहे X2 इक्वल टू X2 डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए I2 बटा I1 है, I1 बटा I2 इक्वल टू क्या होता है K, यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो इसको लिखना चाहे X2 डैश इक्वल टू लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ I2 बटा I1 है तो 1/k स्क्वायर, 1/k स्क्वायर इंटू X2, 1/k स्क्वायर इंटू X2। अब इसी चीज को हम लोग सेकेंडरी यानी प्राइमरी को सेकेंडरी तरफ रिफर करते हैं, प्राइमरी को सेकेंडरी तरफ रिफर करते हैं, तो इस केस में क्या हो जाता, यानी प्राइमरी को सेकेंडरी साइड रिफर कर रहे हैं, तो इस केस में इधर कुछ भी नहीं रहता, इधर कुछ भी नहीं रहता, सब इधर चला जाता। इधर X2 पहले से ही है, X2 पहले से ही है, X2 पहले से ही है और X1 डैश आ गया। तो इस कंडीशन में भी, उस कंडीशन में देखिएगा, इस कंडीशन में भी रिएक्टिव पावर सेम होना चाहिए, यानी लीकेज रिएक्टेंस X1 प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस जो इस इधर जो पावर ऑब्जर्व कर रहा था, रिएक्टिव पावर ऑब्जर्व कर रहा था, तो इस केस में भी सेम पावर ऑब्जर्व करना चाहिए। तो देखिए इस केस में कितना पावर ऑब्जर्व कर रहा था, I1 स्क्वायर X1 कितना होना चाहिए, इज इक्वल टू I2 स्क्वायर X1 डैश। तो यहाँ से अगर X1 डैश निकालें तो क्या हो जाएगा,
I1 बटा I2 के स्क्वायर इंटू x1 यानी के स्क्वायर x1। अब अगर टोटल रिएक्टेंस को सेकेंडरी साइड दिखाना चाहें तो इसको बोलेंगे X02। तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए तो टोटल को हम सेकेंडरी साइड दिखाना चाह रहे हैं तो X2 तो पहले से ही है सेकेंडरी साइड, और X1 को ले गए हैं, X1 को ले गए हैं, देखिए तो X1 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा X1 डैश। तो X1 डैश इक्वल टू क्या निकल कर क्या है X1 डैश के स्क्वायर X1। अब इसी चीज को हम लोग टोटल रिएक्टेंस को प्राइमरी साइड दिखाना चाहें, टोटल रिएक्टेंस को प्राइमरी साइड दिखाना चाहें तो क्या दिखाएंगे X01 इक्वल टू, तो प्राइमरी साइड दिखाना चाहेंगे तो X1 तो पहले से ही है प्राइमरी साइड, प्लस X2 को प्राइमरी साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा X2 डैश X1 प्लस X2 डैश इक्वल टू क्या है X2 डैश इक्वल टू 1 बाई के स्क्वायर, 1 बाई के स्क्वायर X2। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग रिएक्टेंस को सेकेंडरी से प्राइमरी तरफ ला रहे हैं, सेकेंडरी से प्राइमरी तरफ ला रहे हैं तो उस केस में 1 बाई के स्क्वायर से गुना कर रहे हैं, 1 बाई के स्क्वायर से गुना कर रहे हैं, और अगर प्राइमरी से सेकेंडरी तरफ ले जा रहे हैं तो उस केस में के स्क्वायर से गुना कर रहे हैं। सेम चीज रेजिस्टेंस के केस में भी किए थे, जब प्राइमरी रेजिस्टेंस को सेकेंडरी साइड ले गए थे तो R1 डैश इक्वल टू क्या लिखे थे के स्क्वायर R1। इसी तरह से अगर सेकेंडरी रेजिस्टेंस को प्राइमरी तरफ लाए थे तो R2 डैश इक्वल टू क्या लिखे थे 1 बाई के स्क्वायर R2। सेम चीज रिएक्टेंस के केस में भी करते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा।